नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हनीमून ट्रिप कैंसिल। पारुल की शादी को 2 महीने ही बीते थे। सब कुछ नया नया था, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां, रिश्ते और उम्मीदें भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार उसे था अपने हनीमून ट्रिप का, जो अब तक सिर्फ तस्वीरों और सपनों में रह गया था। पति पवन एक अच्छे इंसान थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें ऑफिस के एक बड़े प्रोजेक्ट पर भेज दिया गया। वह कहता, पारुल, बस इस महीने थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद हम कहीं अच्छे से घूमने चलेंगे, ये वादा है। पर अब 2 महीने हो चुके थे और हर हफ्ते वो बस अगले हफ्ते कहकर बात टाल देता। फिर जैसे ही पवन को फुर्सत मिली, उसने 3 दिन का गोवा ट्रिप प्लान किया। पारुल की आंखों में चमक आ गई। 2 महीने से वो इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशियों से जलन थी। ठीक उसी हफ्ते गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई और 5 नंदे अपने बच्चों समेत मायके आ धमकी। सब ननद आसपास 1 घंटे की दूरी में ही रहती थी। जब भी मायके आती, टोली बनाकर ही आती। सासू कल्याणी जी ने दरवाज़ा खोला और खुश होकर बोली, लो भाई, रौनक लग गई। अब तो घर में मेले जैसा माहौल रहेगा। पारुल सूटकेस में अपने कपड़े पैकिंग कर रही थी। सभी नंदे एक एक करके कमरे में आई। बड़ी ननद रूपा बोली, भाभी, आप हनीमून पर जा रही हो क्या? पारुल शर्माते हुए बोली, हाँ दीदी। भाभी छोड़ो ना, अब हम सब आए हैं। मीना बोली, भाभी, अभी घूमने का क्या मतलब, हम सब आपके साथ वक्त बिताने आए हैं। आप तो घर छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रही हैं। मीना ने ताना मारा, हाँ हाँ, नहीं, बहुओं तो ऐसी ही होती हैं, बस पति के साथ मस्ती चाहिए, ससुराल से कोई मतलब नहीं। सास कल्याणी जी भी पीछे नहीं रही, हाँ बहू, तेरी नंदे सही कह रही हैं। अभी तो तू कहीं मत जा, ये घूमने की चीज़ें बाद में भी हो सकती है। और वैसे भी कौन सा तेरा बच्चा है जो उसका स्कूल खुल जाएगा। पारुल सब कुछ सुनती रही और फिर वह चुपचाप पवन का चेहरा देखने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, शायद पवन एक बार माँ से कहे। पवन ने कहा, बस 3 दिन की बात है दीदी, माँ हमें जाने दो, फिर मौका मिले या ना मिले। ऑफिस में काम तो अचानक से आ पड़ता है। पर तभी 5 नंदे मिलकर जैसे मोर्चा खोल बैठी हूँ। रूपा बोली, भैया, तुम शादी के बाद बदल गए हो। पहले तो तुम हमारे साथ हर समय रहते थे, अब तो बस भाभी भाभी। शीला ने ताना मारा, हम तो यहाँ बस कुछ दिन रुकने आए हैं, थोड़ा आराम करने और भाई भाभी के साथ समय बिताने, और तुम हमें छोड़कर हनीमून मनाने जा रहे हो। नीला बोली, भैया, अगर आप चले गए तो घर सूना लगने लगेगा और हम भी अकेले क्या करेंगे। पवन थोड़ा घबरा गया। 5 बहनों का एक साथ बोलना, माँ की आंखों का इशारा और पारुल का चुप रहना, वो सोच में पड़ गया। फिर मुस्कुरा कर बोला पारुल से, पगली, इतना भी क्या नाराज होना, चलो कुछ दिन बाद चलते हैं ना, अभी सब आए हैं, थोड़ा उनका साथ दे देते हैं। पारुल की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई, जहाँ पहले से ही कामों की लंबी फेहरिस्त उसका इंतजार कर रही थी। अब तो पूरे घर में हर समय हल्ला गुल्ला रहता। बच्चे पूरे दिन उधम मचाते, कभी किसी को पिज्ज़ा चाहिए तो किसी को आइसक्रीम। कोई कहता, भाभी मैगी बना दो ना, तो कोई चिल्लाता, भाभी मेरी प्लेट में पास्ता दो। पारुल तो पहले कभी इतने लोगों के लिए खाना बनाना तो दूर, रसोई में 2 घंटे से ज़्यादा रही भी नहीं थी। अब हालत यह थी कि सुबह से लेकर रात तक वह किचन से बाहर ही नहीं निकल पाती। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। गैस के सामने खड़ी होकर सब्जी बनाते बनाते उसका पसीने से चेहरा भीग जाता, हाथों में हल्की जलन हो जाती, लेकिन वह चुप रहती। कभी किसी बच्चे की थाली में दही कम पड़ जाती तो कोई कहता, भाभी लौकी की सब्जी नहीं खानी। और ऊपर से सासू माँ के नखरे अलग से, बहू सब नंदे आई हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
नई बहू की यही तो असली परीक्षा होती है। पारुल के अंदर का दर्द अब धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगा था, जो वो चुपचाप रात में तकिए में छुपाकर रोती। पवन से कहती भी क्या, जब वो घर आता तो थका हुआ होता और उसकी बहनें उसे घेर लेती। भैया, बचपन की बातें याद है ना? चलो ना, हम सब बहनों को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। पारुल सबके बच्चों को संभालती और बहनें मज़े से गाड़ी में घूमती फिरती। पारुल चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती। वो नई बहू थी और अच्छी बहू वो होती है जो शिकायत नहीं करती। यही तो सिखाया गया था उसे। पांचों नंदे हर दूसरे दिन घूमने निकल जाती, कभी मॉल, कभी साड़ी की दुकान, कभी बच्चों को लेकर आइसक्रीम पार्लर। पर पारुल को कभी साथ नहीं ले जाती। उल्टा जाते जाते बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ जाती। भाभी देखना, मीनू को 2 बजे दूध दे देना। भाभी, मेरी बच्ची को दलिया बनाकर ठीक समय पर खिला देना। भाभी, मेरे बच्चों को दोपहर में पनीर की पकौड़ी बहुत पसंद है, बना देना ना। और बड़े बच्चे तो बिना हिचक बोलते, मामी जी मुझे तो मोमोज खाने हैं, आप बना दो ना। पारुल बस चुपचाप सिर हिलाती और खुद के लिए कभी 2 रोटी भी बैठकर चैन से नहीं खा पाती। किचन में दूध, दलिया, पकौड़ी, मोमोज सब कुछ उसके जिम्मे था और ऊपर से ताने भी उसी के हिस्से आते। शाम को जब पवन घर आता तो बहनें घेर लेती और पारुल वहीं रसोई में पसीने में भीगी थाली धोती रहती। जब वो थोड़ा थकी सी चुप बैठती तो सास कल्याणी जी की आवाज़ गूंजती, बहू, ये सब बच्चे हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। नानी के घर आए हैं तो प्यार चाहिए। हर कोई अपनी बहन बेटियों को ऐसे ही भेजता है। फिर बातों का तड़का लगाते हुए जोड़ देती, अगर तू खुद माँ बनेगी और अपनी बेटी को मायके भेजेगी तो क्या तेरी भाभी उसका ख्याल नहीं रखेगी? बेटियां तो होती ही हैं घूमने के लिए और बहुएं होती हैं घर संभालने के लिए, किचन संभालने के लिए। सास कल्याणी जी हमेशा लेक्चर देती, पर कभी किचन में खुद हाथ न बटाती, न बच्चों को संभालती, बस घुटने दर्द का बहाना करके बिस्तर में पड़ी रहती। इसी बीच पवन को अचानक से 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से सिंगापुर जाना पड़ा। जैसे ही पवन गया, बहनों ने और मौके का फ़ायदा उठा लिया। भाभी, आपका कमरा खाली है ना? चिंकी को अपने पास सुला लो, बिल्कुल तंग नहीं करेगी, बस रात को नैपी बदल देना। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे बच्चे पारुल के कमरे में आ गए। कोई तकिया खींचता, कोई मोबाइल पर तेज आवाज़ में कार्टून चलाता, कोई रात में रोता तो कोई कहता, मामी जी डर लग रहा है, लोरी सुनाओ। पारुल की नींद पूरी तरह उड़ा दी गई। रात भर करवटें बदलती रही, कभी नैपी बदलती, कभी किसी बच्चों के लिए दूध गर्म करती। सुबह होते ही फिर वही फरमाइशों की कतार। किसी को आलू पराठा चाहिए तो किसी को उपमा, किसी को फ्रूट चाट। उसका सर अब हर समय दर्द करने लगा था। बड़ी हिम्मत करके पारुल ने सासू माँ से बोला, माँ जी मुझे ज़रा आराम चाहिए, आज तो दीदी लोग किचन संभाल लेना। आंखों में नींद नाम की भी चीज़ ही नहीं बची। 2 दिन से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। लेकिन बहू, दीदी लोगों को फुर्सत कहाँ है? कोई सहेली की शादी में जाने के लिए लहंगा चमका रही हैं, तो कोई किटी पार्टी के लिए मेकअप कर रहा है, और ऊपर से तुम कह रही हो मेरी बेटियों से काम करवाओगी। अरे, दीदी लोग को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कल्याणी जी झुंझलाती हुई बोली, तो क्या हुआ, बच्चों का शोर थोड़ा सहन करना सीखो। जब खुद माँ बनोगी तब समझ आएगा। हम भी इतने बच्चों को संभाल कर बैठे हैं, कोई आराम नहीं मिला था हमें। फिर हंसते हुए जोड़ दिया, और फिर हमारी बेटियां आई हैं, मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना बहू का ही धर्म होता है। पारुल मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कोई सहेली की शादी में रैंप वॉक करने जा रही है तो कोई किटी पार्टी में रसगुल्ले उड़ाने। आपकी बेटियां तो जैसे मायके में रानी बनकर आई हैं, और मैं तो बस राज रानी की रसोइयाँ बनी हुई हूँ। मुझे तो दीदी लोग के बच्चों की आया बनाकर रख दिया गया है।
पारुल के भीतर जैसे कोई तड़प सी उठी, पर वो जुबान तक नहीं ला सकी। उसे लगा बर्दाश्त करने की हद होती है। कल पवन जब लौट कर आएगा तो मैं ज़रूर अपनी बात उसके आगे रखूंगी। अगले दिन पवन सिंगापुर से लौट आया। आते ही कमरे में गया। क्या हुआ पारुल, बड़ी चुप सी लग रही हो? पवन ने पूछा। तुम इतनी थकी थकी सी क्यों हो? पारुल रोते हुए बोली। पवन, बस अब सोच लिया है, अब और चुप नहीं रहूंगी। पवन चौंकते हुए, क्या मतलब? पारुल आंखों में आंसू और आवाज़ में बड़ी हिम्मत थी। मतलब ये कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है। मैं नई बहू हूँ पर गुलाम नहीं। तुम्हारी बहनों की छुट्टियाँ हैं, समझ सकती हूँ, लेकिन क्या मेरी थकान छुट्टी पर गई है? क्या मैं उनके बच्चों की आया बनकर रह गई हूँ? पारुल बिना रुके बोली। हर सुबह बच्चों की फरमाइशें, हर दोपहर किसी की पार्टी, हर रात उनकी हंसी ठिठोली, और मैं कब सोई कब खाई कोई जानने की जरूरत नहीं समझता। अगर मेरा कमरा, मेरी नींद, मेरा मन, सब कुछ दूसरों के हवाले है तो फिर इस घर में मेरी जरूरत क्या है? पवन पारुल को गले लगाते हुए बोला। कुछ ही दिनों में दीदी लोग लौट जाएंगी। कुछ दिन और खातिरदारी कर लो। लगता है तुम 2 हफ्तों से काम करते करते थक गई हो, बोर भी हो गई हो। तो मैं सोच रहा हूँ आज सिर्फ हम दोनों रेस्टोरेंट चलते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। शाम को 5 बजे तक तैयार रहना। पहले हम घूमेंगे फिरेंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। अभी 2-4 दिन ऑफिस की छुट्टी है। कमरे के बाहर कान लगाए बड़ी ननंद रूपा ने सब कुछ सुन लिया था और ही मन कुछ योजना बनाने लगी। शाम को 4 बजे पारुल एक सिंपल सी सलवार सूट पहनकर तैयार होती है। हल्का सा मेकअप, हल्की सी मुस्कान, पर मन में बस यही सोच रही थी कि आज थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैं और पवन एक साथ समय बिताएंगे। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी तभी पीछे से बड़ी ननंद रूपा की तेज आवाज आई। अरे वाह भाभी, आप भी तो उसी रेस्टोरेंट जा रही हैं जहां आज वाइल्ड कार्निवल लगा है। बच्चे सुबह से जिद कर रहे थे वहां जाने के लिए। अब हम क्या करें, हम बहनों ने तो मूवी की टिकट बुक कर ली है। फिर सब बच्चे झुंड बनाकर पारुल को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं। हाँ पवन मामा, चलो ना मेले में। भाभी बस 2 घंटे की बात है, आप तो वहीं जा रही हैं, बच्चों को साथ ले जाओ, वहीं पास में है कार्निवल, बच्चों का भी मन लग जाएगा। बच्चे भी मासूमियत से चिल्लाते हैं, मामी मामी हमें भी ले चलो, चूचू ट्रेन में बैठनी है, झूला झूलना है, मोमोज खाने हैं। पवन थोड़ा असहज होकर बोला, दीदी हम दोनों बस थोड़ा समय एक साथ बिताना चाहते थे, कभी तो हमारा भी सोचिए। बच्चों को कल घुमा दूंगा, फिर माँ है ना घर में, वह बच्चों को देख लेंगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, कल्याणी जी सख्त लहजे में बोली। पवन, मैं घर में नहीं हूँ, तेरी बुआ बीमार है, मैं वहीं जा रही हूँ उनके पास। अब तू अपने बच्चों को रुलाएगा क्या? मेरी बेटियाँ तो पूरे साल ससुराल में काम करती हैं, मायके आती हैं तो थोड़ा सुकून तो चाहिए। कैसे मामा मामी हो, थोड़ी देर बच्चों को नहीं संभाल सकते? पवन बच्चों को लेकर मन महसूस कर मेले में चला गया। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन भीतर झुंझलाहट का समंदर उफान मार रहा था। उधर पारुल की हालत तो जैसे एक मुख विस्फोट बन चुकी थी। बच्चे कभी एक झूले पर कभी दूसरे पर। मामी मुझे वो खिलौना चाहिए, मामा मुझे वो चाट, मामा मुझे गोलगप्पे। और झूला झूलते झूलते जब एक बच्चे ने उल्टी करके पारुल के ही कपड़ों की दशा बिगाड़ दी तो वो बस अपने दुपट्टे को पकड़कर खुद को संभालती रह गई। माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। पवन की भी अब सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। उसे अब समझ आने लगा पारुल क्यों खामोश रहते हुए भी हर दिन कुछ खो रही थी। और तभी भीड़ के बीच उसे बुआ की झलक मिली, जो आराम से अपने पोता पोती के संग घूम रही थी। पवन तो जैसे जमीन में गड़ गया। माँ ने तो कहा था बुआ बीमार है, फिर बुआ यहाँ। पवन चरण छूते हुए बुआ से बोला, बुआ आप तो बीमार थी ना,
बुआ हंसते हुए, अरे नहीं बेटा, मैं तो ठीक ठाक हूँ। बच्चों ने मेला जाने की जिद की तो चली आई। सब ठीक है ना? अब पवन को समझते देर न लगी। माँ बच्चों का ध्यान रखने से अपना पीछा छुड़ा रही थी, इसीलिए झूठ बोल दिया। उधर पांचों नंदे मायके की मस्तानी रानियां बनी हुई थी। जब भाभी मेले में उल्टी साफ कर रही थी तो नंदे लोग मूवी का मजा लेकर जींस टॉप में डिस्को की फ्लोर पर जलवा बिखेर रही थी। कोई डीजे की धुन पर कमर मटका रही थी, कोई बिंदास बेबी बनकर सेल्फी ले रही थी, कोई बर्गर खा रही थी, कोई मॉकटेल में चीयर्स कर रही थी। बच्चों के लिए तो जैसे भाभी ही घर की फुल टाइम आया बना दी गई थी। न कोई पूछ न कोई कद्र, बस जब जिम्मेदारी आई भाभी को आगे कर दो और वह बिना टेंशन के एंजॉय करती थी। रास्ते भर पवन और पारुल दोनों के दिल में उबाल था, जैसे ही अंदर ज्वालामुखी फूटने को तैयार हो। अब और नहीं, दोनों सोच चुके थे, इस भोलेपन का मजाक उड़ाने वालों को सबक सिखाना ही होगा। पवन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और पारुल की आंखों में अब आंसू नहीं, इरादे थे बदले के। जैसे ही घर पहुंचे, न दीदी लोग दिखी न माजी का आता पता था। बच्चे घर को मेले का मैदान बनाए घूम रहे थे। कोई कार्टून में घुसा, कोई पेंटिंग की किताबें फाड़ रहा था, कोई टीवी का रिमोट हथिया कर बैठा था, कोई क्रिकेट खेलने लगा था। पारुल ने फिर भी सबको बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया। सबको सुला कर वह और पवन चुपचाप अपने कमरे में चले गए। लेकिन इस चुप्पी के पीछे तूफान पल रहा था। पांचों नंदे जब देर रात लौटी तो बच्चों को सोया पाया तो उन्हें राहत की सांस ली, जैसे भाभी कोई बच्चा संभालने वाली नौकरानी हो। मज़े से अपने अपने कमरों में जा घुसी, बिना यह सोचे कि आज घर में चुप्पी नहीं, साजिश पल रही है। सासू माँ कल्याणी देवी भी अपनी ननद की तबीयत का बहाना बनाकर अपने सहेलियों के साथ गपशप की महफिल में मशगूल रहीं और देर रात घर लौटीं। सुबह होते ही बच्चों ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। मम्मी मम्मी भूख लगी है कहते हुए किसी ने चादर खींची तो कोई बिस्तर झकझोरने लगा। उधर सासू माँ कल्याणी जी और उनकी दोनों बेटियां महारानियों की तरह चैन की नींद में सो रही थी। एक बच्चा चिल्लाया, अरे मम्मा, घड़ी देखो 11 बज गए हैं और आप अब तक सो रही हो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दो। जब बच्चों का शोर हद से ज़्यादा हो गया तो छोटी ननद मीना बिफर पड़ी, जाकर मामी से कहो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो, ये मेरा घर थोड़ी है, मैं तो यहाँ से आराम करने आती हूँ। फिर अचानक मीना को याद आया, अरे माँ, मुझे तो भूल ही गई, 2 घंटे में मेरी सारी सहेलियाँ घर आने वाली है मिलने। बड़ी ननद रूपा भी झट से बोल पड़ी, हाँ माँ, मैंने भी आज ही फ्रेंड्स को बुला रखा है, सोचा था भाभी है आराम से खाना बनाएंगी, बच्चों को संभालेंगी, हम तो बस पार्टी करेंगे। इतने में एक बच्चा बोला, पर मम्मा, मामी तो किचन में दिख ही नहीं रही हैं। दूसरा बोल पड़ा, मामा जी भी तो सुबह से नहीं दिखे। अब तो कल्याणी जी की भी नींद उड़ चुकी थी। देर रात सब लेट से आए थे, इसीलिए सुबह आंख देर से खुली। लेकिन अब तो ना भाभी दिख रही थी न भैया। घर में हड़कंप मच गया। कोई छत पर दौड़ा, कोई स्टोर रूम में झांका, कोई बाथरूम में दस्तक देने लगा। लेकिन मामा मामी का कमरा तो बाहर से ताले में बंद था। सभी सन्न थे। आखिर दोनों गए तो कहाँ और बिना बताए क्यों गए? कल्याणी जी ने झट से बड़ी बेटी रूपा से कहा, अपने भाई को फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया तो नेटवर्क ऑफ था। अब तो सबके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। बच्चे फिर से खाने की मांग को लेकर चिल्ला रहे थे और फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मीना खींचती हुई बोली, अब तो मेरी सहेलियां भी आने वाली हैं, बताओ मैं क्या करूं? रूपा चिढ़कर बोली, तुझे आज ही फ्रेंड्स बुलानी थी? भैया भाभी धोखे देकर ऐसे भागे, ये तो सोचा ही नहीं था। कल्याणी जी गुस्से में फट पड़ी, अभी आने दो घर उन्हें,
फिर बताती हूँ मज़ा किसे कहते हैं। तंग आकर रूपा गुस्से में भुनभुनाती हुई किचन में घुस गई और बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। तभी उसका बड़ा बेटा बोल पड़ा, माँ मुझे चाउमीन खाना है। दूसरा बच्चा चिल्लाया, मासी मुझे चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी, टन टन टन। मीना हड़बड़ाकर बोली, माँ लगता है मेरी सहेलियाँ आ गई और मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बर्तन पड़े थे क्योंकि सुबह काम वाली भी जा चुकी थी। सब लोग सो रहे थे तो वह भी बिना काम किए चली गई, मानो किसी स्कूल के लंच ब्रेक के बाद की तस्वीर हो। सभी घबरा गए। कोई झाड़ू उठाकर फर्श पर झपट पड़ा, कोई मेहमानों के पूछताछ से घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा, तो कोई नहाने के लिए बाथरूम की लाइन में लग गया। एक बच्चे ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सहेलियों ने घर की हालत देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हाल बना रखा है? किसी ने फुसफुसाया। रूपा घबरा कर बोली, आज की पार्टी कैंसिल, हम बाद में मिलेंगे। पर सहेलियां तो तिलमिला उठी। हमें दिखावे के लिए बुलाया था क्या? इतनी दूर से आए हैं और ये हाल। एक ने तो ताना मार ही दिया, अगर पार्टी नहीं मना सकती थी तो बुलाया ही क्यों? गुस्से से तमतमाई सारी सहेलियां एक एक करके लौट गईं। मीना का भी मूड खराब हो गया। आखिर उसकी सहेलियों के साथ मस्ती ही उसकी दुनिया थी। आज वो भी हाथ से निकल गई। घर का हाल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। कोई झाड़ू लेकर धूल उड़ाने में जुटा था तो कोई बर्तन मांजते हुए बड़बड़ा रहा था। सबके चेहरों पर थकान और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। कल्याणी देवी तो अपनी बेटी रूपा को पसीने से तरबतर बर्तन घिसते हुए देख जल भूनकर खाक हो रही थी। मन ही मन बहू पारुल पर आग उगल रही थी। हाय राम, अभी तक लौट कर नहीं आई वो महारानी। बेशर्म, कहाँ गई आखिर? राजमहल में रहने निकली है क्या? अब तो पांचों नंदे बोली, माँ अब तुम संभालो अपने घर को और उनके बच्चों को। हम तो तंग आ चुके हैं काम कर कर के। अब हम अपने घर जा रहे हैं। पर बेटा, छुट्टी तो बढ़ गई है ना? छुट्टियाँ बढ़ गई हैं तो क्या हुआ? मुझे अपना काम नहीं बढ़ाना है। हम यहाँ आराम करने आते हैं ताकि घूम फिर सके, पर यहाँ काम के चक्कर में ना घूम फिर पा रहे हैं, ऊपर से बच्चे भी तंग कर रहे हैं। अगले दिन भी काम का हाल वही था। झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चों की चिकचिक ने सबकी कमर तोड़ दी थी। सब हाँफते हुए बैठने ही वाले थे कि फिर टन 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 दरवाजे की घंटी गूंज उठी। कल्याणी देवी ने कमर पर हाथ रखकर घूरते हुए कहा, लगता है महारानी अब लौट आई हैं। आज तो उसकी ऐसी क्लास लूंगी कि याद रखेगी। दरवाजा खोला तो सामने कोई और ही दृश्य था। उनकी दोनों नंदे दहलीज पर खड़ी थी और उनके पीछे उनके दो दो पोते घर में घुसने को मचल रहे थे। अरे भाभी कैसी हो? बड़ी ननद ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन मेला में पवन मिला था, कह रहा था मैं बीमार हूँ, इसीलिए आप मेरा हाल चाल लेने आए हैं मेरे घर। पर मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। झूठ क्यों बोला भाभी? कल्याणी देवी झेपती हुई बोली, अरे नहीं जिज्जी, बस ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया। आप लोग आए तो भला लगा। छोटी ननद ने आंख मटकाते हुए कहा, वैसे भाभी आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, वो तो घूमने गई है ना? कल्याणी जी ने अनमने ढंग से जवाब दिया। बड़ी ननद ने अपनी साड़ी संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, हम तो रहने आए हैं। मायके की याद आ रही थी तो सोचा आपके साथ टाइम थोड़ा बिता लें। ये सुनते ही कल्याणी जी के तो होश ही उड़ गए और इधर पीछे से पांचों बहनें भी तिलमिला उठी। माँ अब आप ही संभालो अपनी नंदों को और उनके पोता पोती को। हाँ माँ, अब की बार भाभी ने दिमाग चला ही लिया और हम यहाँ पसीने से भीग कर बर्तन घिस रहे हैं, न काम वाली आ रही है। अगले दिन दोनों बुआ जी सुबह सुबह तैयार होकर सजी धजी सी आईं और बच्चों को कमरे में छोड़ते हुए बोली, अरे भाभी
जरा इन नन्हे मुन्नों का ध्यान रख लेना। हम तो आज शहर के मशहूर मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ होती है वहाँ। बच्चे साथ ले जाएंगे तो खो न जाएं। और ये भी तो जिद पर अड़े थे घूमने की। सोचा आप ही के पास छोड़ दें। आखिर भाभी तो है ही सबकी सुपर नानी। कल्याणी देवी मन ही मन कुड़कुड़ा उठी। उधर दोनों बुआएं तो तसल्ली से निकल गईं और इधर उनके पोता पोतियों ने घर को सिर पर उठा लिया। कोई रूपा के बच्चों के साथ गाने गा रहा था तो कोई मीना के बच्चों के साथ उधम मचा रहा था। सारा घर उथल पुथल हो गया था। बच्चों से सब आपस में बाल खींच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। रूपा ने चिड़चिड़ा कर कहा, अब हम यहाँ आराम करने आते हैं, मस्ती करने आते हैं, और ये मायका अब तो मजदूरी का कैंप बन गया है। मीना भी तुनक कर बोली, लो भाई, अब तो हमसे अपना ही काम नहीं संभलता, और ऊपर से बुआ जी अपनी पूरी बारात 4-4 पोता पोती समेत हमारे हवाले कर गई। अब इन नन्हे नवाबों के नखरे कौन सहेगा। इधर पीछे से पांचों नंदे गरज उठी, माँ अब आप ही संभालो अपनी नंदों को और उनके पोतों को। हम तो बच्चा संभालते संभालते, काम करते करते थक कर चूर हो गए हैं। तभी एक बच्चा जो मोबाइल देख रहा था खूब चिल्लाने लगा, मम्मा देखो मामी जी तो शिमला में हैं। सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ गया। इंस्टा स्टोरी में मामी जी और मामा जी दोनों शिमला की बर्फ में बाहों में बाहें डाले मुस्कुरा रहे थे। मामी जी ने जींस टॉप पहनकर सैंडविच और स्माइल वाला स्टेटस डाला था। रूपा झल्ला कर बोली, माँ देखो तुम्हारी बहू कैसे पेट दिखाकर हनीमून मनाने गई है और हम यहाँ पसीने में गल रहे हैं किचन में। कल्याणी जी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। झट से फ़ोन उठाया और बहू को कॉल लगाया। बहू ने फ़ोन उठाकर स्पीकर पर कर दिया। कल्याणी जी गरजी, बहू ये क्या तरीका है, बिना बताए शिमला चली गई। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। अपना हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दो और घर आ जाओ लौटकर। पवन ने तीर जैसे शब्दों में जवाब दिया, माँ अगर मैं बताता तो क्या आप जाने देती। मैंने 2-2 बार हनीमून ट्रिप कैंसिल किया दीदी लुगाई लोगों के चक्कर में। मेरी पत्नी को तो आप लोगों ने आया बना दिया। खाना बनाओ, बच्चे देखो, झाड़ू लगाओ, और बदले में आराम कौन कर रहा था, दीदी लोग। आपको शर्म नहीं आई। वो आगे बोला, इसीलिए मैंने भी इस बार सुबह सुबह 4 बजे अपनी पत्नी को साथ लिया और शिमला निकल गया। अब आप लोग वहीं मौज करिए। पर बेटा छुट्टियां तो अब बढ़ गई हैं, दीदी लोग 1 महीना और रुकेंगी तो हम भी 1 महीना बाद ही लौटेंगे। अब तो सबके चेहरे देखने लायक थे। पर बेटा अब बुआ जी अपने पोता पोती लेकर आ गई हैं तो क्या हुआ। जैसे पारुल ने दिन रात खट कर सबका ख्याल रखा, वैसे अब आपकी बारी है। और वैसे भी आपको याद दिला दूं, बुआ और उनके लाडलों को बुलाने का प्लान पारुल और मैंने मिलकर ही बनाया था, ताकि आपको भी एहसास हो कि दूसरों पर बोझ डालना कितना आसान होता है, लेकिन उसे ढोना कितना भारी। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है माँ, कोई किसी का नौकर नहीं होता। अब जब खुद पर बीत रही है तो समझ में आ रहा होगा कि बहू के हिस्से की थाली में सिर्फ खाना नहीं बल्कि सबका बोझ परोसा गया था। फ़ोन करते ही पांचों नंदे जैसे ठंडी बर्फ में फंस गई हों। एकदम सन्नाटा छा गया। मीना ने मायूसी से कहा, अब तो यहाँ खुद खाना भी बनाना पड़ेगा और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मायके की मस्ती का सपना चूर चूर हो गया। सब सोच रहे थे भाभी है तो हम ऐस करेंगे, पर इस बार भाभी ने खेल ही पलट दिया था। अरे बेटियों ये क्या हो रहा है, अपना सामान क्यों पैक कर रही हो, मत जाओ प्लीज़। इन बुआ के उद्यमी पोता पोती को मैं अकेले कैसे संभालूंगी, मेरी तो कमर जवाब दे देगी। कल्याणी देवी एकदम हड़बड़ा कर बोली, अब समझ में आ रहा है तेरी भाभी किन हालातों में सांस लेती रही।
हमने तो उसे नौकरानी समझ लिया था और वो भी चुपचाप सब सहती रही। अब जो किया ठीक ही किया उसने। हमने बहू को तंग किया तो उसने भी मौका मिलते ही हमें हमारी औकात दिखा दी। इस तगड़े सबक के बाद कल्याणी जी और उनकी बेटियों ने कसम खा ली, अब बच्चों का बोझ भाभी पर नहीं और किचन में हाथ भी बटाएंगी। साथ ही भाभी को भी सैर सपाटे में साथ ले जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइए और पारुल का विचार कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।